रही है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आवाज़ आ रही है। अच्छा बेटा, हमने आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट था टॉपिक, जी, इस टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क्स। तो 3 तरह के रिस्क थे जिनकी हमने मैनेजमेंट सीखनी है। मार्केट रेट्स का रिस्क या मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इसके बाद हमने इन रिस्क की मैनेजमेंट शुरू की थी। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, जिसको हेजिंग कहते हैं, रिस्क हेजिंग। तो इसमें जो मार्केट रिस्क थे, उसमें हमने 3 रिस्क की मैनेजमेंट सीखी। कमोडिटी प्राइस का रिस्क, कमोडिटी प्राइसेस का रिस्क, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क, और हम जो आखिरी पढ़ रहे हैं इसमें एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से जो रिस्क पैदा होता है। हम ये कवर कर चुके हैं, ये कवर कर चुके हैं। कमोडिटी का रिस्क मैनेज करने के लिए हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कमोडिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या हमने एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पढ़ा था। इधर हमने करेंसी का फॉरवर्ड पढ़ा है कि आप एक्सचेंज रेट आज लॉक कर लेते हैं और ड्यू डेट पे जाकर उसी लॉक एक्सचेंज रेट पे करेंसी बाय करते हैं या सेल करते हैं। ओपन मार्केट से करेंसी बाय और सेल नहीं की जाती। उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था कमोडिटी का फ्यूचर्स, यहाँ हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तकरीबन सबका मैकेनिज्म सेम था। और मेरा ख्याल है इधर हमने जो पढ़ा था वो था करेंसी का फ्यूचर्स, पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद कमोडिटी में ऑप्शंस नहीं है हमारे सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं था तो ये नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो था वो पढ़ा है।
ये फ्यूचर की कॉपी होती है, बस इसमें कॉल और पुट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बाकी तो सारा कुछ फ्यूचर की तरह ही होता है। इधर करेंसी ऑप्शन है, करेंसी ऑप्शन ये हमने आज डिस्कस करना है। और चौथे नंबर पर मनी मार्केट हेजिंग यहाँ पर एक तरीका है। वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है इसमें ये 3 मैनेजमेंट टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, इधर भी 3 पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज रेट में करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ चुके हैं, जिसमें इंपोर्टर जो होता है वो बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन करता है, सेल फ्यूचर से पोजीशन क्लोज करके गेन कमा लेता है। ड्यू डेट पे जाके करेंसी ओपन मार्केट से ही परचेज करता है इंपोर्टर। एक्सपोर्टर सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन करता है, बाय फ्यूचर से पोजीशन क्लोज करता है, और ओपन मार्केट में जाके जो कस्टमर से करेंसी आती है वो बेच देता है। तो इसमें 3 स्टेप्स थे, पहले 2 फ्यूचर मार्केट में होते हैं, तीसरा स्टेप ओपन मार्केट में होता है। अब हमने करेंसी ऑप्शंस पढ़ना है और मनी मार्केट हेज पढ़ना है। अच्छा जी। उसके अलावा लिक्विडिटी रिस्क की मैनेजमेंट थी थ्योरी। लिक्विडिटी रिस्क हमने कहा था ये होता है कि हम हमारी कंपनी अपने सप्लायर को टाइमली पैसे अदा नहीं कर पा रही शॉर्ट टर्म के, तो उसका हल ये था कि आप कहीं से क्रेडिट लाइन या लोन शोन अरेंज कर लें, अपने रिसीवेबल से जल्दी पैसे कलेक्ट कर ले टाइमली डिस्काउंट देके। आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा एसेट हो जो सरप्लस बेकार पड़ा हुआ है उसको बेच दें, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बेच दे ताकि कैश कवर हो सके। क्रेडिट रिस्क की मैनेजमेंट क्या है कि क्रेडिट रिस्क होता है कि आपका कस्टमर आपके पैसे देने के काबिल नहीं है, वो बैंकरप्सी के करीब चला गया है। तो जब हमारी कंपनी को क्रेडिट सेल की अमाउंट के पैसे ना कलेक्ट हो रहे हो तो वो क्रेडिट रिस्क है। इसके 4 तरीके थे, क्रेडिट इंश्योरेंस करवा ले, थर्ड पार्टी की गारंटी ले लें, डिफरेंट कस्टमर्स की डिफरेंट क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर लें, और रेगुलर बेसिस पे कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल को मॉनिटर करते रहें और उसकी क्रेडिट लिमिट्स को रिवाइज करते रहें अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल। तो इसमें 4 तरीके हैं जो थ्योरी में मैंने मिड टर्म में भी पूछे थे। अच्छा जी। तो वो जो मिड टर्म का सवाल था उसमें ये तीनों रिस्क पाए जाते थे उस कंपनी में। और मार्केट रिस्क के भी तीनों पाए जाते थे उस सिचुएशन में, ऐसा सवाल मैंने बनाया था। अच्छा जी। आज हमने पढ़ना है करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट। तो करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाकी केसेस में भी आपको पता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बताएं बेटा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नॉन बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है? जी, हमने पढ़ा था कि ऑप्शन एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। एक्सपोर्टर की पोजीशन पे होगी हमारी कंपनी या इंपोर्टर की पोजीशन पे होगी, तो ऑप्शन एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, करेंसी ऑप्शन इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और
to sell foreign currency at a future date at a locked exchange rate. उस लॉक्ड एक्सचेंज रेट को एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, ऑप्शन में जो प्राइस होती है, या उसको स्ट्राइक रेट भी कहते हैं। तो वही बातें जो पहले पढ़ी हैं कि ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, करेंसी या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे फ्यूचर डेट पे, लेकिन नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि आप पाबंद नहीं है कि यहाँ से खरीदें। अगर आपको करेंसी ओपन मार्केट में फेवरेबल रेट पे मिल रही है या दे सकते हैं, तो ओपन मार्केट में जाके भी दे सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेंसी देने की पाबंदी कोई नहीं है, बाइंडिंग नहीं है ये। यानी इसमें कंपनी कंपैरिजन करेगी कि हमें ओपन मार्केट में करेंसी सस्ती मिल रही है या ऑप्शन के तहत करेंसी सस्ती मिल रही है। जहां से सस्ती मिलेगी कंपनी ले लेगी। अब इसकी फीचर्स क्या है? हाँ जी, इसकी फीचर्स क्या है? करेंसी ऑप्शन की फीचर्स क्या है? तो बेटा सबसे पहली फीचर, ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। क्या मतलब है नॉन बाइंडिंग का? कोई बच्चा बता सके नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट का क्या मतलब है? हमारी कंपनी जो एक्सपोर्टर की पोजीशन पर है या इंपोर्टर की पोजीशन पर है, उसके पास चॉइस होगी जी। कंपनी के पास चॉइस होगी कि या वो करेंसी ओपन मार्केट से ले ले या ऑप्शन के तहत करेंसी ले ले। आफ्टर कंपैरिजन जहां फायदा है उस पे चले जाए, हमारे फायदे का रेट जहां पे है वहां चले जाएं। तो ये हमारी कंपनी के पास चॉइस होगी, ऑप्शन वाली पार्टी के पास नहीं, हमारे पास चॉइस होगी। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के पास चॉइस होगी, हमारा डिसीजन होगा कि हमने ऑप्शन के तहत करेंसी लेनी है या ओपन मार्केट से जाके करेंसी लेनी है। अच्छा, दूसरी इसकी खूबी क्या है? डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये। डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके साथ आपने करेंसी का रेट लॉक किया उसी से करेंसी लेंगे। आप ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि प्राइस का डिफरेंस जैसे फ्यूचर में होता है कि वो करेंसी आपको ओपन मार्केट से ही लेनी है, नहीं। ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको ओपन मार्केट से सस्ती मिले ओपन से ले ले, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सस्ती मिले तो उस पार्टी से ले ले जिसके साथ एग्रीमेंट किया है। ऐसे को इसमें यानी फिजिकल करेंसी भी मिलेगी आपको। डिलीवरेबल का मतलब होता है फिजिकल करेंसी मिलेगी आपको। खाली रेट लॉक नहीं हो रहा, करेंसी भी लॉक हो रही है, उसकी अमाउंट भी लॉक हो रही होती है इसमें। ठीक है। डिलीवरेबल का मतलब होता है कि अमाउंट और रेट दो चीजें लॉक होती हैं। अगर आपको ओपन मार्केट में करेंसी फेवरेबल रेट पे मिल रही है तो फिर आप अमाउंट और रेट दोनों को जाया करके ओपन मार्केट में चले जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेंसी सूटेबल लग रही है तो आप ऑप्शन के तहत एक्सरसाइज प्राइस पे एंटायर क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्वायर कर लेंगे। डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आ गया कि ये फ्यूचर्स की तरह नहीं है कि प्राइस का डिफरेंस लेना है। फ्यूचर नॉन डिलीवरेबल होता है, मतलब उसमें कभी भी फिजिकल करेंसी आपको फ्यूचर मार्केट से नहीं मिलती। ऑप्शन मार्केट में करेंसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, करेंसी ऑप्शन की। ये मैं सिर्फ कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूँ? करेंसी। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन नॉन डिलीवरेबल ही होता है। बताएं जी।
उसके बाद तीसरे, ये दो तरह के हो सकते हैं, ओवर द काउंटर ऑप्शन, ट्रेडेड ऑप्शंस। क्या फर्क होगा ओवर द काउंटर ऑप्शन में और ट्रेडेड में? ये टेलर मेड होगा। ये एग्रीमेंट किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, किसी भी करेंसी में हो सकता है, किसी भी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, 2 माह, 4 माह, 15 दिन, महीना, किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी करेंसी में, किसी भी ड्यूरेशन का। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये ओवर द काउंटर ऑप्शन एग्रीमेंट नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया होगा, या सवाल में लिख देता है ओवर द काउंटर। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, यानी आपकी मर्जी का ऑप्शन एग्रीमेंट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की मर्जी का। ट्रेडेड ऑप्शन एग्रीमेंट जो होता है, ये ब्रोकर के साथ होगा, जैसे फ्यूचर ब्रोकर के साथ होता है। हाँ जी, तो ये मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ट्रेडेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसकी पहचान है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया होगा। ये एनी पार्टी के साथ नहीं हो सकता, ऑप्शन ब्रोकर के साथ ही होगा लाजमी। करेंसी ऑप्शन का ब्रोकर होता है। हाँ जी, लीडिंग करेंसीज में अवेलेबल है, दुनिया की सारी करेंसीज के लिए अवेलेबल नहीं होता। हाँ जी, लिमिटेड ड्यूरेशन, 3-3 माह के साइकिल पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन बात ये है कि जब आपको करेंसी एग्री लॉक कर ली तो करेंसी भी वहीं से मिलेगी, चाहे वो ओवर द काउंटर हो चाहे ट्रेडेड हो, करेंसी भी डिलीवर करेगा वो आपको ड्यू डेट पर, जिसके साथ आपने ऑप्शन। हाँ जी, लीडिंग करेंसी कौन सी है बेटा? डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, जापानीज येन, ये लीडिंग है ना। डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये लीडिंग करेंसीज हैं। हमें इसमें बहस में नहीं पड़ना, वो खुद बता देगा कि अवेलेबल है कि नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है उनकी करेंसी। अच्छा, उसके बाद ये जो ओवर द काउंटर है या ट्रेडेड है, अगर तो इम्पोर्टर है, हमारी कंपनी इम्पोर्टर की पोजीशन पे है या एक्सपोर्टर की पोजीशन पर है, इसी तरह हमारी कंपनी इम्पोर्टर की पोजीशन पे होगी या एक्सपोर्टर की। मुझे ये बताएं, इम्पोर्टर जो होता है उसने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है या उसको रिसीट आनी होती है? बताएं इम्पोर्टर को। इम्पोर्टर को, रिफत बेटा, इम्पोर्टर, इम्पोर्टर वो होता है जो चीजें अब्रॉड परचेज करता है, उसको इम्पोर्टर कहते हैं। यानी एनी कंपनी जिसने फॉरेन कंट्री से चीजें इम्पोर्ट की है, इम का मतलब होता है आपके कंट्री में एंटर होना, एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूड होना, कंट्री से बाहर जाना। तो ये जो इम्पोर्टर होता है बेटा, इसने परचेज की होती है तो इसको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर। ये मैं पहले भी बता कर आया हूँ, जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप भूल गए होंगे। जी बिल्कुल, और इसने फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है, ये भी मैंने बताया था। तो ये फॉरेन करेंसी का बायर होता है इधर भी, चाहे वो ट्रेडेड हो। तो ट्रेडेड भी हो तो जो इम्पोर्टर है उसने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है फ्यूचर में अपने सप्लायर को।
मसलन मैं चाइना से कोई भी चीज इंपोर्ट करूंगा तो मुझे चाइनीज सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो जो फॉरेन करेंसी का बायर होता है वो कॉल ऑप्शन जो होता है ना, फॉरेन करेंसी का कॉल ऑप्शन, वो एग्रीमेंट करेगा। डॉलर का कॉल ऑप्शन, ये जो भी करेंसी है, चाइनीज करेंसी, कॉल ऑप्शन की टर्म याद रखना। जो बायर होता है वो करता ही एग्रीमेंट ऑप्शन में कॉल है। और अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको फॉरेन करेंसी की रिसीट आनी होती है कस्टमर से। पता नहीं बात समझ आ रही है कि नहीं आपको। हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, हमारा ये पाकिस्तान की है। हम चाइना से कपड़ा मंगवाते हैं, चाइना से कपड़ा मंगवाते हैं। तो इसका मतलब है हमारी कंपनी इंपोर्टर है चाइनीज चाइनीज क्लॉथ की। अब आपको इसको पेमेंट करनी है डॉलर में, मिसाल के तौर पर। इस केस में एक्स लिमिटेड एक इंपोर्टर की पोजीशन पर है। जब हम इससे बेडशीट बना लेते हैं और वो बेडशीट हम जर्मनी में सेल करते हैं मिसाल के तौर पर, बेडशीट, सवाल था ये जो मैंने मिड टर्म में दिया है। तो वो जो कंपनी है वो बेडशीट एक्सपोर्ट करती है, तो अब उसको यूरो या जो भी यूरोप की करेंसी है उसमें रिसीट आनी है। तो ये जो एक्स लिमिटेड है, इसने अगर चाइनीज सप्लायर को पेमेंट करनी है तो ये बायर ऑफ द डॉलर की पोजीशन पे है। और जब इसको एक्सपोर्ट के पैसे आने हैं तो ये सेलर की पोजीशन पर है। तो जब इसने पेमेंट के लिए अपना रिस्क मैनेज करना है या इंपोर्टर के तौर पे करना है तो ये कॉल ऑप्शन के थ्रू एंटर होगा। और अगर इसको फॉरेन करेंसी की रिसीट जर्मनी से आनी है तो ये फॉरेन करेंसी का सेलर है, ये जर्मनी से जो रिसीट आनी है 3 माह बाद, इस केस में यूरो का पुट ऑप्शन चाहिए होगा। यानी इस केस में कॉल ऑप्शन चाहिए होगा और इस ट्रांजैक्शन के लिए एक्स लिमिटेड को पुट ऑप्शन चाहिए होगा। पता नहीं, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। जी जो समझ आ गई है। एक्सपोर्टर ने फॉरेन करेंसी रिसीव करनी होती है इन फ्यूचर, तो वो फॉरेन करेंसी के पुट ऑप्शन एग्रीमेंट से एंटर कर होता है। ले जी, अब आपको ये याद रखना है, कॉल और पुट, कॉल और पुट जैसे बाय फ्यूचर सेल फ्यूचर होता था, वैसे यहाँ पे बाय फ्यूचर के मुतबादिल लिखना है कॉल ऑप्शन और सेल फ्यूचर के मुतबादिल लिखना है आपने पुट ऑप्शन। ये ले जी, ये इसकी खूबियां थी। खूबी नंबर 4 क्या है? खूबी नंबर 4 ये ऑप्शन में, चाहे आप ओवर द काउंटर ऑप्शन एग्रीमेंट, हमारी कंपनी को इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को आज ही इसके सर्विस चार्जेस चॉइस के देने पड़ेंगे। उन चार्जेस को ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं, आज ही देने पड़ेंगे, ये मैंने पहले भी शायद बताया है। ऑप्शन प्रीमियम की अप फ्रंट का मतलब होता है इमीडिएटली, आज ही पेमेंट होगी जिस दिन आप ऑप्शन एग्रीमेंट कर रहे हैं। ड्यू डेट 3 माह बाद जब आपने करेंसी लेनी देनी तब नहीं, आज ही ऑप्शन प्रीमियम पे होगा। और ड्यू डेट पे फैसला करते हुए कि करेंसी ओपन मार्केट से लें या ऑप्शन के तहत लें, तब ये पेमेंट आपके लिए रेलेवेंट आइटम नहीं होगी क्योंकि ये पैसे आप माजी में दे चुके हुए हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम की जो पेमेंट है वो अप फ्रंट है। अप फ्रंट का क्या मतलब है? आज आपने ऑप्शन एग्रीमेंट किया,
और 3 माह बाद आपने डॉलर की पेमेंट या रिसीट है, तो 3 माह बाद जाके आपने नहीं पेमेंट करनी, प्रीमियम की पेमेंट आज ही होगी। 3 माह बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें जो डॉलर मिल रहा है वो ओपन मार्केट में सस्ता मिल रहा है या ऑप्शन के तहत सस्ता मिल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस पे। दोनों में से जहां सस्ता मिल रहा होगा हम 3 माह बाद वहां से डॉलर बाय करके पेमेंट कर देंगे, ये होना है इसमें। हाँ, नेट आउटकम निकालते हुए तो प्रीमियम की कॉस्ट लेस करनी करनी होती है, लेकिन इस कंपैरिजन के लिए प्रीमियम रेलेवेंट आइटम नहीं है, क्योंकि 3 माह पहले जो पेमेंट कर चुके हो वो संक आइटम होती है। इस कंपैरिजन के लिए प्रीमियम कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। अच्छा जी, इसके भी 3 स्टेप्स हैं। सवाल को हल करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हैच कंस्ट्रक्शन, या जिसको ओपन द पोजीशन कहते हैं। हैच कंस्ट्रक्शन या ओपन पोजीशन इन ऑप्शंस मार्केट, ये आज होगी। उसके बाद इसमें स्टेप 2 को क्लोज द पोजीशन नहीं कहते, इसमें हमारे पास चॉइस होती है हमारी कंपनी के पास ड्यू डेट पर, तो ये हमारी कंपनी कंपैरिजन करेगी। जब फॉरेन करेंसी की पेमेंट या रिसीट आनी है एक्सपोर्टर को, उस पॉइंट पे कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन में जो जवाब आएगा, जो भी सही आएगा, वो तीसरे नेट आउटकम में जाएगा, नेट कैश आउटकम। तो ये आंसर होगा हमारा, और ये हमेशा लोकल करेंसी में आंसर निकालना है। नेट आउटकम में 2 चीजें आएंगी बस। नेट आउटकम में 2 चीजें आएंगी। अगर तो हमारी कंपनी इंपोर्टर है, हाँ जी, अगर हमारी कंपनी कौन है, इंपोर्टर है, तो हम फॉरेन करेंसी बाय करेंगे। अब ओपन मार्केट से करेंगे या ऑप्शन के तहत, ये हम स्टेप 2 से जो जवाब आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। स्टेप 2 से कम लोकल मार्केट से ओपन से करें या ऑप्शन से, जहां सस्ती पड़ रही होगी, विच एवर इज लोअर। तो आप ये कह सकते हैं, लोअर ऑफ ओपन मार्केट रेट वर्सेस एक्सरसाइज प्राइस। ये वैसे कंपैरिजन कहाँ होना है, स्टेप 2 में हो चुका होगा, उधर से ले आए। उसके अलावा प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम की कॉस्ट। तो ये टोटल पेमेंट इन लोकल करेंसी आंसर आ जाएगा। अगर हमारी कंपनी एक्सपोर्टर की पोजीशन पर है तो आपको फॉरेन करेंसी कस्टमर से वसूल होनी है। तो फिर आपका नेट आउटकम का टेबल इस तरह होता है, आपको पता है, बाय की जगह आप करेंगे सेल द फॉरेन करेंसी, जो आपको कस्टमर से आए हैं डॉलर, उनको आपने पाक रुपी में कन्वर्ट करना है, और इसमें हायर ऑफ लेते हैं।
प्रीमियम कॉस्ट इधर लेस करेंगे तो नेट रिसीट लें। कोई सवाल हो आपका? 3 स्टेप्स होने हैं। जी पहले की तरह, फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ अगर ओवर द काउंटर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं दिया होगा, अगर ट्रेडेड ऑप्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया होगा। एग्जाम्पल 10 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल 10 पे नहीं, हाँ, करेंसी ऑप्शन फ्यूचर से कनेक्टेड नहीं होता। करेंसी ऑप्शन एक अलग एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अलग मार्केट में होता है। तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और फ्यूचर सेम चीज है, बस एक बाइंडिंग है एक नॉन बाइंडिंग। तो ये करेंसी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन अलहदा है और फ्यूचर अलहदा है, ये दो अलहदा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कहता है एक्स लिमिटेड एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। अगर पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है तो पीकेआर या पाक रुपी इनकी लोकल करेंसी होगी, और इनकी 3 लाख यूरो की पेमेंट है तो यूरो इस सवाल में फॉरेन करेंसी होगी। 3 मंथ्स टाइम का मतलब होता है आज से 3 माह बाद। आज क्या डेट है ये लिखी हुई है 15 फरवरी, यानी आज 15 फरवरी है, और जो पेमेंट है वो आज से 3 माह बाद है, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई। अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है कंपनी चाह रही है कि करेंसी ऑप्शन को यूज किया जाए हेजिंग के लिए। करेंसी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो ट्रेडेड वाला स्टैंडर्डाइज वाला आ गया। जब कॉन्ट्रैक्ट साइज आ जाए ना, इसका मतलब है कि अब 50,000 के 6 या 7 जितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो निकाल लेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का फॉर्मूला सिंपल वही है, जितनी टोटल पेमेंट है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। ऑप्शन प्रीमियम कहता है पैसों में एक्सप्रेस हुआ है, पैसों में। अब ये एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है और ये अंदर प्रीमियम लिखे हुए हैं। कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स और पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स। अब ये 200 पैसा है पर यूरो, 250 पैसा ये। क्योंकि हमारा पेमेंट का सवाल है तो पेमेंट के केस में वी आर एट द पोजीशन ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर ने फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है। अभी मैं बता कर आया हूं, इंपोर्टर ने फॉरेन करेंसी बाय करनी होती है तो कॉल ऑप्शन विल बी रेलेवेंट। इंपोर्टर के लिए कॉल ऑप्शन विल बी रेलेवेंट। इंपोर्टर के लिए कॉल ऑप्शन विल बी रेलेवेंट, तो ये वाले कॉलम्स इग्नोर होंगे। ठीक है।
कॉल ऑप्शन विल बी रेलेवेंट। बताइए। पुट ऑप्शन वाले कॉलम रेलेवेंट नहीं है, कॉल ऑप्शन वाला रेलेवेंट है। अब इसमें मार्च वाला लें, जून वाला लें या सितंबर वाला प्रीमियम लें, तो ये जो आपकी पेमेंट डेट होती है ना, इस डेट का ऑप्शन अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो इससे अपकमिंग डेट 15 मई का कोई भी नहीं अवेलेबल। 15 मई का ऑप्शन तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मई से अपकमिंग, इमीडिएटली कमिंग कौन सा है? जी, जून वाला ये सिलेक्ट करेंगे, अपकमिंग, इमीडिएट अपकमिंग डेट, बाकी इग्नोर कर दें। इमीडिएटली नेक्स्ट डेट सिलेक्ट करनी होती है बेटा, ठीक है। नहीं समझ आ रही? इमीडिएटली नेक्स्ट डेट। तो ये प्रीमियम होगा 250 पैसे। पैसों को रुपये में कन्वर्ट करना है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज प्राइस को देख के, और नीचे ये भी दिया हुआ है, कहता है करेंसी ऑप्शन को यूज करके टोटल पेमेंट बताएं, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताएं अगर 3 माह बाद स्पॉट रेट ये हो जाता है 75 रुपए पर यूरो और 82 रुपए पर यूरो। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोड सिस्टम है कि इनडायरेक्ट कोड सिस्टम है। मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है। डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है, ये पहचाने। जी, डायरेक्ट का पता कैसे चलता है? ये जैसे ₹75 पर यूरो में ये 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी लिया हुआ है, और ये 75 रुपए यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी हैं। जब भी लोकल करेंसी के यूनिट ज्यादा लिखे होंगे और फॉरेन करेंसी का यूनिट एक रखा होगा, तो ये जो सिस्टम होता है जिसमें 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को बेस पे रख के यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी रोजाना चेंज होते हैं, ये बेटा डायरेक्ट कोड सिस्टम की पहचान है। तो जिसको ये पहचानना नहीं आया उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सवाल में। वो तो छोड़ दे फिर सवाल, मतलब उसकी तो सवाल नहीं होना हल सही। उसके 1-2 नंबर तो कटे ही कटे, सारा तो नहीं कटेंगे, 1-2 नंबर कटे ही कटे। और ये बेसिक की बात है ना, पूरा सवाल भी काट सकता है एग्जामिनर। तो अरहम साहब आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड में क्या फर्क है। है जी बेटा। हमने आपको पहचान बताई है कि ये जो नीचे होता है इसका 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट अगर फॉरेन करेंसी का हो और लोकल करेंसी के यूनिट ज्यादा हो, तो फिर वो डायरेक्ट कोड सिस्टम है। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोड सिस्टम है, और ये वाला रेट रेलेवेंट होगा, हाई वाला पेमेंट के लिए। चले सॉल्व करें क्वेश्चन मेरे साथ। स्टेप 1, हैज कंस्ट्रक्शन। आज की डेट पे। इंग्लिश नहीं लिखूंगा पूरी। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालें। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालें बेटा। 3 लाख यूरो की पेमेंट है।
3 लाख है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है 50,000 यूरो का। 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद बाय सेल नहीं लिखते, इसमें ये फ्यूचर नहीं है। बाय सेल नहीं लिखते। हाँ जी, इसमें हम लिखेंगे 6 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यूरो के, बल्कि सॉरी 6 यूरो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर, मई का नहीं था तो 30 जून एक्सपायरी, वो ये टाइम पीरियड भी लिख दिए ना, जून एक्सपायरी का, एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ, कितनी है जी एक्सरसाइज प्राइस? जी बताइए जी, इसमें को मसला किसी बच्चे का? 6 कॉन्ट्रैक्ट है, जून क्यों लिखा है? ताकि ये याद रहे कि 15 मई का कॉन्ट्रैक्ट था कोई नहीं, तो 15 मई से इमीडिएटली नेक्स्ट डेट का। अगर 15 मई का होता तो मैं 15 मई वाला ले लेता। होता नहीं होता वैसे, लेकिन आई कैप में आ जाता होता है, जो डेट की पेमेंट है उसी का कॉन्ट्रैक्ट। एक्सरसाइज प्राइस है, अब प्रीमियम पे करना है। ऑप्शन प्रीमियम की कॉस्ट जो आपने आज ही पे कर देनी है। प्रीमियम रेट है 250 पैसा है ये, तो 2.5 रुपये बनेगा इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। निकाले। अब ये 2.5 रुपये कहाँ से आ गया? एक्चुअली 250 पैसा पर यूरो था, तो पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करना होना। 100 पे डिवाइड कर देते हैं। निकाले जी प्रीमियम। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन वाला मसला नहीं होता, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट में होता है। ये बिल्कुल कमोडिटी की तरह सॉल्व होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपने पहले कमोडिटी रिवाइज करना है, फिर आपने एक्सचेंज रेट रिवाइज करना है, आखिर में इंटरेस्ट रेट वाला टॉपिक रिवाइज करना है। कितना आता है? लोकल करेंसी में आएगा 7,50,000 रुपए की कॉस्ट है, जो आपको आज ही अप फ्रंट देनी ही पड़ेगी। ले जी, मुकम्मल हो गया स्टेप। कोई सवाल पूछना हो? अच्छा, अब आपने क्लोज द पोजीशन की हेडिंग नहीं देनी, इधर आपने हेडिंग देनी है कंपैरिजन। 15 मई वाले दिन, जिस दिन पेमेंट करनी है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट जून का है, लेकिन ये पहले भी एक्सरसाइज हो जाता होता है। तो 15 मई, 30 जून उसकी मैक्सिमम एक्सपायरी डेट है। अब आप 15 मई को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो अगर हम करेंसी
बाय करें बाय यूरो अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें 1 यूरो 80 रुपए का मिलेगा। डायरेक्ट कोड में मल्टीप्लाई से कन्वर्ट होता है। 6 कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है। वो खुद ही 3 लाख हो जाएगा। तो अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो पाक रुपी में कितने पैसे देने पड़ेंगे। और अगर हम ये यूरो बाय करें फ्रॉम ओपन मार्केट, ये 24 मिलियन चेक करें कि एक सिफर एक्स्ट्रा है। बताएं जी, एक सिफर एक्स्ट्रा है। हाँ, 2.4 मिलियन है वो कहते हैं। अगर हम ओपन मार्केट से बाय करें जाके तो वही यूरो हमें डायरेक्ट कोड में हाई रेट पे मिलेगा 82 रुपए पे। वैसे तो वो आप पर ये इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें ऑप्शन में सस्ता मिल रहा है। कन्वर्ट करने का टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से निकाल रहा हूँ। अगर 6 कॉन्ट्रैक्ट के बराबर जितनी करेंसी बनती है वो हम ऑप्शन में ले लें या उसके बराबर ओपन मार्केट से ले लें, तो ये हमें कितने की मिलेगी। मेरा ख्याल है ये 30 लाख कॉस्ट होगी। क्या कहते हैं। ये 24,60,000। हाँ, डायरेक्ट 80-20 को भी कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं टोटल में करता हूँ, आप उसमें कर सकते हैं। ये देख लेना क्या आता है। जी, तो ये ऊपर मैंने सही लिखा था, एक सिफर कम लिखा है हमने ऊपर। 24 मिलियन ही था। हाँ जी। तो हमने जब करेंसी परचेज करनी है, ऑप्शन के तहत सस्ती मिल रही है, मार्केट में महंगे रेट पे मिल रही है, तो हमने लोअर ऑफ पे जाना है। अगर रिसीट का सवाल हो तो हायर ऑफ। तो इस रेट पे करेंसी बाय कर लेनी है। अब आपने स्टेप 3 में कुछ नहीं करना कैलकुलेट, सिंपली सिर्फ नेट आउटकम निकालना है। इन दोनों में से जो आंसर कम था वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। जी।
जी ये आंसर है। ले अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उसने हमसे पूछा है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी बताओ। तो वो कुछ नहीं करना होता, वो आपने, क्योंकि एक्सचेंज रेट रुपीस पर यूरो बताना था, तो ये जो आंसर है ये रुपीस में ऊपर रख दें और 3 लाख यूरो से डिवाइड कर दे, तो आपके पास ये 3150, नहीं सॉरी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये अब आप डिवाइड करेंगे, 24,750 डिवाइडेड बाय 3 लाख यूरो। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के लिए जो आंसर है रुपीस में, 3 लाख यूरो से डिवाइड कर दें, क्या आता है आंसर? जी जनाब, ये हो गया जी करेंसी ऑप्शन। यानी इसमें सिर्फ आपने ये भी कॉपी किया है ऊपर से, ये भी कॉपी किया है। ये मांगे तो निकालना है, अदरवाइज नहीं। अगर ना मांगता तो ये हमारा आंसर था, ये वाला। ठीक है। एग्जाम्पल 11 12 आपका होमवर्क है। ये मैंने 10 करवाई थी। 11 और 12 आपका होमवर्क है। ठीक है। हाँ जी बेटा, चले जी आगे। अब हमने बात करनी है आखिरी टॉपिक पे, मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट हेजिंग, ठीक है। जी बेटा, चैप्टर आज खत्म हो जाना है, मैंने कहा था आज इसको खत्म करना है, हम ऑलरेडी लेट है। ये मिड से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, बल्कि एक चैप्टर हम पीछे हैं, मिड में एक चैप्टर कम किया हमने। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर भी खत्म हो चुका होना चाहिए था, और स्टैट्स वाले चैप्टर पे हम होते।
तो वो चलो कोई नहीं, हमने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखी इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा पीछे है, तो अब थोड़ी स्पीड खींचनी पड़नी है। जी, मनी मार्केट हेज पर आ जाएं। कल हम शुरू करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, मनी मार्केट हेजिंग जो है ना बेटा, इसको आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मतलब, देखिए मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप किसी भी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर ले कंपनी कि हमें 3 माह बाद 50,000 या 2 लाख या 5 लाख डॉलर चाहिए, तो बताओ किस रेट पे दोगे। वो पार्टी आपके साथ लॉकिंग कर लेती है। समझ आ रही है? वो पार्टी आपके साथ एक्सचेंज रेट या फॉरवर्ड रेट क्या कर लेती है, लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद उसके बाद क्या होता है, बताएं जी। लॉकिंग के बाद क्या होता है? जी, लॉकिंग के बाद क्या होता है, जब ड्यू डेट आती है तो हम उस लॉक रेट पे जाके ओपन मार्केट को देखे बगैर लॉक रेट पे करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्यू डेट पर हम फॉरेन करेंसी या बाय कर लेते हैं या सेल कर लेते हैं एट लॉक रेट। अब तरह या छोटे अंडर डेवलप कंट्रीज, वहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत ही कोई भी बैंक या कोई मनी चेंजर नहीं देता। तो आपकी जब भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत अवेलेबल ना हो, कोई भी पार्टी आपके कंट्री में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज नहीं दे रही, तो वहां पे हमारी कंपनी खुद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती है, आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मनी मार्केट किसे कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं बैंक्स या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हो। ऐसी कोई भी इदारा, ऐसा कोई भी प्लेस, ऐसी कोई भी मार्केट जहां पर आप शॉर्ट टर्म 1 साल से कम अरसे के लिए बोरिंग कर सके, किसी भी करेंसी में, लोकल में या फॉरेन में, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सके, ऐसी मार्केट को मनी मार्केट कहा जाता है। ऐसी मार्केट को क्या कहा जाता है? मनी मार्केट कहा जाता है। तो ये बात आपको क्या समझ आ गई है कि मनी मार्केट हेजिंग इज एन आर्टिफिशियल वे टू क्रिएट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिन कंट्रीज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत मैसर ना हो, वहां पे हम एक गेम खेलेंगे अब, और उस गेम के जरिए हम आर्टिफिशियली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। उस गेम का जो जवाब आएगा वो फॉरवर्ड रेट के बराबर जवाब आएगा। यानी अगर आपके कंट्री में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सहूलत मैसर होती, तो जिस फॉरवर्ड रेट पर आपने लॉकिंग करनी थी, आप उसी रेट पे लॉकिंग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जी बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अभी इसका मैकेनिज्म बताने से पहले, पहले सबसे पहले मैंने ये बताया कि मनी मार्केट है क्या है। कोई भी ऐसा इदारा जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग और इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल है।
तो उसके बाद मनी मार्केट हेज किसे कहते हैं, या हेजिंग। हाँ जी, तो मनी मार्केट हेजिंग किसे कहते हैं, क्रिएशन या क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन्स। बैंक डिपॉजिट्स और बैंक लोन के थ्रू हम हैजिंग करेंगे, इसको कहते हैं मनी मार्केट हैजिंग। एक बात का ख्याल रखना है कि वो कंडीशन आपने याद रखनी है, ये कंडीशन जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। अगर फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट करा रहे हैं ना बैंक में, तो लाजमी इसके पैरेलल लोकल करेंसी का लोन होगा। तब आर्टिफिशियली जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसके जवाब और जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जवाब मैच करेंगे। अगर आप फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट करा रहे हैं तो लोकल करेंसी में लोन लेना लाजमी है। इसी तरह अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो उसके पैरेलल लाजमी है कि डिपॉजिट लोकल करेंसी में हो। लाजमी। इस कंडीशन को अगर आपने वॉयलेट किया तो बेटा मसला पैदा हो जाएगा। फिर आप ये बात ज़हन में रखें कि फिर आपके जो मनी मार्केट के जवाब आएंगे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जवाब से मैच नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसको क्रिएट करने की पहली कंडीशन ये है कि फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट के साथ साथ लोकल करेंसी का लोन कपल होगा। इसी तरह फॉरेन करेंसी के लोन के साथ लाजमी लोकल करेंसी का डिपॉजिट अटैच होगा। तो अब ये काम कैसे करेगा ये मैं बताने लगा हूं, मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये असूल याद रखना है आपने, या कंडीशन। सोल्यूशन तो इसका 2 लाइनों का है, 2 से 3 लाइनों का। बस मैकेनिज्म समझना काम है, और मैं एक ही बताऊंगा मैकेनिज्म फॉरेन करेंसी की पेमेंट के लिए। रिसीट का मैकेनिज्म आप खुद बनाएंगे जो इसके उल्ट होगा। तो ये समझाने के लिए सोल्यूशन भी कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं। आज की डेट, आज से 3 माह बाद मैं ज्यूम कर रहा हूँ पेमेंट है। ये कॉलम की हेडिंग होगी। रो की हेडिंग में यहाँ पर पहली लाइन फॉरेन करेंसी है और नीचे वाली लाइन है लोकल करेंसी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपने 3 माह बाद $50,000 की पेमेंट करनी हो, अगर आपने 3 माह बाद $50,000 की पेमेंट करनी हो, तो ये जो $50,000 की पेमेंट है ये हमारी कंपनी इंपोर्टर की लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा। इंपोर्टर के लिए ये 50,000 लाइबिलिटी होगी या एसेट होगा। 50,000 3 माह बाद जो देना है। सब बच्चे जवाब दें। एक इंपोर्टर है, उसने 3 माह बाद $50,000 की पेमेंट करनी है, बताएं ये $50,000 उस इंपोर्टर के लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी। जी, 2 जवाब आए हैं अभी, बाकी दो एक रहता है जवाब जी। बिल्कुल ये उस इंपोर्टर की लाइबिलिटी है। अब इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए 3 माह बाद कंपनी के पास यहाँ पे कोई एसेट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा हो, डिपॉजिट 50,000 का एसेट, उस एसेट को हम डिपॉजिट कहते हैं।
यानी इस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए कंपनी को 50,000 का डिपॉजिट चाहिए। अब ये मैंने यहाँ लिख तो दिया, लेकिन ये डिपॉजिट क्रिएट खुद नहीं होगा, ये आज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। सोचने का क्या अमल है कि 50,000 की एक लाइबिलिटी है 3 माह बाद इंपोर्टर की। उस लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए इंपोर्टर के पास सेम अमाउंट का डिपॉजिट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें से वो पैसे निकलवा के $50,000 अपने सप्लायर को दे सके। डॉलर में क्यों चाहिए हमें अकाउंट? क्योंकि वो पेमेंट डॉलर की है। अगर पेमेंट यूरो में होगी तो आप यूरो का डिपॉजिट क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ पे येन की पेमेंट है, जापानीज येन की, तो आपने जापानीज येन का डिपॉजिट, डिपॉजिट एक एसेट होता है, याद रखिएगा। तो लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए एसेट होना चाहिए। नहीं समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि इन ऑर्डर टू पे दिस लाइबिलिटी वी मस्ट हैव एन एसेट, इक्वल अमाउंट का एसेट हो $50,000 का। ये $50,000 का जो डिपॉजिट है, ये खुद ब खुद पैदा नहीं होगा। इसके लिए आज आपको डॉलर जमा कराने पड़ेंगे। इस $50,000 के डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए हमें आज डॉलर जमा कराने पड़ेंगे। आज हम $50,000 जमा नहीं कराएंगे, थोड़े से कम जमा कराएंगे, क्योंकि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। तो आप इस $50,000 की पीवी निकाल लेंगे, और पीवी निकाल के मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ $45,000 आज आप जमा कराएंगे, ऐसे ही एज्यूम फिगर्स है। यानी कंपनी क्या करेगी? 3 माह बाद कंपनी ने $50,000 सप्लायर को देना है, तो कंपनी $50,000 का डिपॉजिट अकाउंट आज क्रिएट करेगी, लेकिन विद द लेसर अमाउंट। ये 45 से 50 का सफर 5,000 कहाँ से आएंगे? वो अकाउंट में खुद ब खुद सूद इकट्ठा होगा, वो इंटरेस्ट रेट उसने आपको यहाँ दिया होगा। तो आप $50,000 की पीवी निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा आज, और इंटरेस्ट रेट दिया होगा। तो 3 माह का जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है उसकी पीवी निकालेंगे। तो $50,000 से मैंने एज्यूम किया है कि आपने, अगर आपको 3 माह बाद $50,000 चाहिए, तो आज आप डिपॉजिट अकाउंट में एसेट जो क्रिएट करेंगे उसमें $45,000 जमा कराएंगे। तो ये अमाउंट दी नहीं होगी, ये से बैक आके आपने न्यूमेरिकल में निकालनी होगी। तो इसको कहते हैं, ये स्टेप 1 है हमारे न्यूमेरिकल का, इसको कहते हैं पीवी। अब बच्चे पूछते हैं डिपॉजिट अकाउंट क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि ये जो पेमेंट करनी है ये एक लाइबिलिटी है। तो यहीं से बात मैंने शुरू की थी, टू सेटल द लाइबिलिटी वी मस्ट हैव एन एसेट अकाउंट, और डिपॉजिट एक एसेट होता है। तो अब आप ये वाला सेट इस्तेमाल कर रहे हैं असल में। यहां तक समझ आ गया सबको? अगर आ गया तो जल्दी से जवाब दे, यस या नो। आगे चलते हैं। ये जो $45,000 है, ये एक फॉरेन करेंसी है, एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए मिसाल के तौर पर, जिसने $50,000 की पेमेंट 3 माह बाद करनी है। लेकिन आज एक अकाउंट में, डॉलर के अकाउंट में, फॉरेन करेंसी अकाउंट में $50,000 के बजाय $45,000 जमा कराने को तैयार है, या जमा कराना चाह रही है। अब ये डॉलर भी कंपनी की पॉकेट में नहीं पड़े होंगे, ये डॉलर भी कंपनी की पॉकेट में पड़े होंगे जमा कराने के लिए। कंपनी लोकल करेंसी का लोन लेगी आज,
और लोन लेकर ये डॉलर ओपन मार्केट से बाय करेगी। मिसाल के तौर पर आज ओपन मार्केट में जो स्पॉट रेट चल रहा है डॉलर का, 220 रुपए का एक डॉलर है, मिसाल के तौर पर 220 रुपए का एक डॉलर है। तो ये जो 45,000 डॉलर बैंक में जमा कराने हैं, ये डॉलर भी हमें बाय करने पड़ेंगे ओपन मार्केट से। और इसके लिए जो लोकल पाक रुपी है वो भी हमारी जेब में नहीं है, एजम्पशन है, हम बैंक से लोन लेके जमा कराएंगे। यानी कंपनी बैंक से लोन लेगी, उस लोन वाले पैसों से डॉलर खरीदेगी और आज जमा करा देगी। अपने पैसों से नहीं खरीदेगी, लोन के पैसों से, लोकल करेंसी यानी पाक रुपी में लोन लेगी। अब कितना लोन लेना पड़ेगा जरा, ये 45,000 डॉलर को 220 से जरा देना, कितनी अमाउंट आती है? 220 का रेट मार्केट से लिया है, मार्केट से ही डॉलर बाय करने हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाय नहीं करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके मुल्क में अवेलेबल ही नहीं है। 220 के रेट पर आज डॉलर बाय कर लेंगे तो 9.9 मिलियन वो कहते हैं। ये लोन आज आप पाक रुपी में लेंगे और इस लोन वाले पैसों से इतने डॉलर खरीद के बैंक में जमा करा देंगे। सारा काम आप बैंक के काम पैसों से करें। ये देखें, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। डिपॉजिट फॉरेन करेंसी का है और लोन आपने लोकल करेंसी का लिया है। क्यों लिया है? ताकि वो फॉरेन करेंसी खरीद के जमा करा सके बैंक में। तो असल में थ्योरी तो यहां से शुरू होती है कि आपने आज लोन लेना है, लोन वाले पैसों से डॉलर खरीदने हैं, बैंक में जमा करा देने हैं। वो डॉलर बढ़ते रहेंगे, सूद के साथ वो डॉलर बढ़ जाएंगे, बढ़ के कस्टमर वाली अमाउंट, ओ सॉरी, बढ़ के सप्लायर वाली अमाउंट के बराबर होंगे तो सप्लायर को दे देंगे। इधर जो आपने ये बैंक से लोन लिया हुआ है ये आपको वापस करना है। तो 3 माह बाद आप ये लोन विद इंटरेस्ट कॉस्ट, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 2 है करेंसी बाय करना ओपन मार्केट से। 3 माह बाद आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के जितना भी इसमें सूद शूद पड़ता है, मिसाल के तौर पर ये बनता है 99,35,000, ये कॉस्ट आपकी पॉकेट। इससे पहले सारा पैसा आप बैंक का इस्तेमाल करें, ये वाली पेमेंट आपकी पॉकेट से जाएगी। यानी उधर से डॉलर पे इनकम मिलेगी और इधर से इस लोन पे इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी। वहां से सप्लायर को डॉलर निकलवा के देंगे, यहाँ से ये लोन सेटल करेंगे, तो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। अब इसका अगर आप इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालेंगे ना इस आंसर से, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जवाब निकालेंगे तो वो जवाब आपके फॉरवर्ड रेट के जवाब के बराबर आएगा। ये मैं गारंटी करता हूं आपको, अगर आपने सोल्यूशन सही किया तो जो इस जवाब से इफेक्टिव रेट निकलेगा वो फॉरवर्ड रेट के बराबर आएगा। लोन लिए बगैर भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आपके अपने पैसे ब्लॉक होंगे, तो अपने पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी। तो लोन लिए बगैर नहीं करते, हम लोन लेके करते हैं। बाज दफा हमारे अपने पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है। तभी तो मैंने ये कंडीशन बताई थी कि लोन लाजमी है बेटी। अगर आप इस कंडीशन को वॉयलेट करेंगे, दोनों में से कोई भी एक, तो आप फिर ये टैली नहीं होगा। तो 3 स्टेप बनते हैं। पहले का नाम है पीवी, दूसरे का नाम है कन्वर्जन या बाइंग, और तीसरे का नाम है फ्यूचर वैल्यू। इस तरह ये टेबल फॉर्म में भी सॉल्व हो सकता है, न्यूमेरिकल। तो ये यू शेप में बनना है। ये 3 स्टेप हैं, पहला यू का, दूसरा यू का, तीसरा यू। इसको पीवी कहते हैं, इसको कन्वर्जन या बाइंग कहते हैं करेंसी की, और इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। पीवी कन्वर्जन फ्यूचर वैल्यू, पीवी कन्वर्जन फ्यूचर वैल्यू, ये आंसर होगा मनी मार्केट का। टेबल फॉर्म में कर लें या 3 स्टेप ऊपर नीचे लिख के कर लें, तो ये आपने जरा खुद पढ़ के आना है। कल मैं एक सवाल करवाऊंगा, रसीद का खुद बना के लाना है।
कल 15 मिनट इस पे लगाएंगे और अभी खत्म नहीं हुआ ये, 15 मिनट और लगाएंगे। ठीक है, चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। कॉस्ट की क्लास 3:45 स्टार्ट होगी बेटा, जिसने पढ़नी है 3:45 स्टार्ट करेंगे।